आज हम बात करेंगे मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ इंडिया। भारत है क्या? भारत जो है, इसके जो मूल निवासी हैं, आदिम निवासी हैं, वह शेड्यूल ट्राइब, कबीले जो जंगलों में रहते, आज भी जंगलों में रहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में रेड इंडियंस कहलाते हैं। 500 साल पहले जब ये यूरोपियंस वहाँ गए, उनको मारा, उनकी हत्याएं की, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया। ऐसे ही जो है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड में, इसमें मोरिल ट्राइब कहलाते हैं। वो वहाँ के आदिवासी हैं। इंग्लैंड से अंग्रेज़ों ने माइग्रेट किया, ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर लिया, उनको मारा, उनके बच्चों को भी उनसे छीन लिया, जिससे कि वो अपने कल्चर में, अपनी सभ्यता में ना पले। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। हालांकि अब थोड़े से आदमी बचे हैं, वहाँ 5-7% ही बचे होंगे। तो अमेरिका में, यूएस में भी, कनाडा में भी जो रेड इंडियंस थे, उनको उनके अधिकार देने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा बहुत कुछ हुआ है मामूली उनके लिए। भारत में भी हुआ है। यहाँ पे भी शेड्यूल ट्राइब्स को सरकारी नौकरियों में, एजुकेशन में 7% रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया। इन जो ये ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, जिनको आरएसएस वाले वनवासी कहते हैं, नहीं, ये वो गलत है, ये आदिवासी हैं। ये बेसिक जो है यहाँ के नेटिव हैं, इस कॉन्टिनेंट के। उसके बाद पिछले 3,500 साल में बहुत से आदमी आते रहे। उनको हमलावर कहना कहाँ तक ठीक है, कहाँ मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं है। वो क्यों आए? अपने देश, अपनी सभ्यता क्यों छोड़ के आए यहाँ? उसकी वजह क्या है? कोई भी दुनिया में चीज़ ऐसी नहीं होती है उसके पीछे कोई वजह ना हो। वजह ये थी कि सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ये बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। आज 5-6 कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया में। वहाँ है क्या? कोई उपजाऊ जमीन नहीं है, सब पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है। तो किसी भी सभ्यता को पनपने के लिए, फलने फूलने के लिए वहाँ माकूल हालात नहीं है। तो वो जो थे, थोड़े थोड़े करके, ऐसा नहीं एक साथ आ गए, वो लहरों में आए। जैसे पानी की लहर चलती है, कभी 100 आ गए, कभी 200 आ गए, कभी 500 आ गए, ऐसे वो लहरों में आए। ऐसा नहीं एकदम हमला कर दिया 10-20 हज़ार आदमी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और जब वो आए तो यहाँ पे उन्होंने देखा पंजाब में नदियाँ हैं बहुत, 5 नदियाँ पंजाब में। आखिर में आके सिंधु नदी बसती है, वो वहीं पे आके बस गए। तो जो मोहनजोदाड़ो है, वो पहली सभ्यता है, यहाँ पे आके बस गए। इसकी सिंधु वैली थी, और वो पहाड़ों पे तो ऊपर गए कि वहाँ क्या उनको मिल रहा था, बर्फ मिल रही थी, और पहाड़ मिल रहे थे, पत्थर मिल रहे थे। तो जो नीचे का हिस्सा था, वो वहाँ से लगा के, और जहाँ समुद्र गिरती है, सिंधु रिवर नदी, ये वहाँ तक बस गए। तो यहाँ से यानी माइग्रेशन चालू हुआ। ऐसा नहीं पूरे हिंदुस्तान में फैल गए, सबसे पहले वो आके बचे सिंधु रिवर में। और वहाँ पे उसका जीता जाता नमूना है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जो कि 1920-21 के आसपास जब रेलवे लाइन बना रहे थे वहाँ, तो वो मिल गए थे शहर उन्हें। आज वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद वो आगे बढ़े तो उन्हें गंगा रिवर मिल गई, जमुना रिवर मिल गई। वो उसके किनारों में बस गए। जमीन उपजाऊ थी,
नदियों के पास जो बाढ़ आती है तो अच्छी ज़मीनों, एक तो नमी भी हो जाती है ज़मीन में खेती बाड़ी करने के लिए, और पानी भी मिल जाता है सिंचाई के लिए। धूप तो सूरज से आती है, ऊपर से हीट एनर्जी। तो नदियों के किनारों पे वो बस गए। आज जितने भी सिटी हैं साउथ एशिया में वो नदियों के किनारे हैं। चाहे तो वो हरिद्वार है, चाहे उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर है, चाहे इलाहाबाद है, चाहे कानपुर है, चाहे बनारस है, सब गंगा नदी के किनारे हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये सब जो है जमुना के किनारे है, जो एक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। तो ऐसे वो जो थे ऊंचे इलाके नीचे इलाके में आए को पानी तो ऊपर से नीचे को बहता है ना, ऐसी वो आए। और यहाँ अच्छी क्लाइमेट थी, अच्छी उपज थी, इसलिए यहाँ के बस गए। अब जहाँ पे खाने के लिए अच्छा मिलेगा, पर्याप्त मिलेगा, तो आबादी, बच्चे भी ज़्यादा पैदा होते हैं वहाँ, तो यहाँ आबादी भी ज़्यादा तेजी से बढ़ी। और इस तरह से जब वो साउथ की तरफ को चलने लगे तो देखा जगह जगह नदियाँ, उनके किनारों पे झील है, गांव बसे, जोहड़ है, उसमें जो कैचमेंट एरिया है वहाँ अगर बरसात का पानी जो है उसमें इकट्ठा हो जाता है गाँव में, उससे सिंचाई भी होती है और आदमी को पानी भी पीने का मिलता है। तो इस तरह से ये हिंदुस्तान में अच्छी हालात थे मानव जीवन का, सभ्यता के पनपने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, इसलिए वो यहाँ आए। और तो इस तरह से इन आदिवासियों को छोड़ के, ये 7% है जिनका रिजर्वेशन, बाकी सब इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ का कोई भी नेटिव नहीं है, सब सेंट्रल एशिया के थ्रू आए हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 2000 साल पहले हूण जो थी मंगोलों की एक ब्रांच थी। वो चाइना आज जो है और जो अफगानिस्तान का उसके बीच के जो दर्रे हैं वहाँ से आए। तो हिंदूकुश तो बहुत ऊंचा पहाड़ है, बर्फीला है, बड़ा मुश्किल है वहाँ से आना। वहाँ जो लो लैंड थी वहाँ से आए, उसमें से कुछ तो वापस चले गए, कुछ यहीं बस गए, जिनको आज जाट और गूदर कहते हैं। जाट जो है खेती करते हैं, गूदर जानवर पालते हैं, दुधारू पशु, गाय भैंस। तो ये बन गए। अब आप ये देखिए कि वो सब ऐसा नहीं कि सारे हिंदुस्तान में फैल गए, नहीं। वो जो हूण आए थे 2000 साल पहले, फर्स्ट सेंचुरी में, वो जो थे, ये मथुरा यूपी का, जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है, दिल्ली का इलाका है, राजस्थान का नॉर्दर्न इलाका है, हरियाणा है और पंजाब है। जो हूण थे वो जाट, वो सब यहाँ बस गए। फिर गुरु नानक के टाइम में वो जाट सिख जो जाट थे वो सिख बन गए। अब जो यूपी के हैं या दिल्ली के हैं वो अपने आप को वैदिक जाट कहते हैं। तो अब वो सिख बन गए, उन्होंने सिखिज्म अडॉप्ट कर ली, जो पंजाब के सिख थे। तो बाद में बहुत से, उससे पहले कुछ मुसलमान बन गए थे जो पाकिस्तान में चले गए। जो है 70% पंजाब का इलाका पाकिस्तान में आज, और 30% जो है इंडिया में। उसमें सिर्फ हरियाणा बट गया, 30% में 12% हरियाणा में चल गया, बाकी 17-18% का पंजाब रह गया, पंजाब स्टेट। दिल्ली भी जो था 1928 के आसपास, ये भी पंजाब स्टेट का हिस्सा था। पंजाब प्रोविंस का ये भी अलग हो गया, पहले ये अलग हुआ 1928 के आसपास। 1966 में अक्टूबर में रिकॉग्निशन ऑफ पंजाब एक्ट पास हुआ था, जो खालिस्तान, जो ये पंजाबी सूबा का गाना गाते थे, तो ये हरियाणा स्टेट बन गया। तो ऐसा चलता रहा। तो इस तरह से कुछ लोग ईरान से आए, जब इस्लाम आ गया वहाँ,
तो कहा भाई या तो तुम मुसलमान बन जाओ, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो, या देश छोड़ के चले जाओ, या तुम मर जाओ, तुम्हारी हत्या कर दे, या तुम खुदकशी कर लो। तो पारसी जो थे जोरोस्ट्रन को धर्म को मानने वाले, वो इंडिया में आ गए, कुछ इंग्लैंड भी चले गए। तो ये यानी कि माइग्रेशन तो हमेशा से दुनिया में होता रहा है। अब आज भी जो है तकरीबन 6 लाख आदमी लीगली इंडिया से यूएस और कनाडा जाते हैं, और 2 लाख आदमी इलीगली जाते हैं। 8-10 लाख ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, न्यूजीलैंड भी। तो 9-10 लाख आदमी हिंदुस्तान से इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे साधन अच्छे हैं, पैसा कमाने के, जॉब मिल जाती है, नौकरी। हिंदुस्तान में तो बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिलती। कोई मिलती है छोटी मोटी मिलती है, अच्छी नौकरी नहीं है, वेल पेड जॉब नहीं है, इसलिए वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, जो कि तब 500 साल ही पहले बसे थे। तो ये जो था, अब क्या हुआ कि जब मोहम्मद बिन कासिम आए 1712 ईस्वी में, तो ये जो सिंध में और गुजरात का जो सौराष्ट्र इलाका है, वो वहीं तक लिमिटेड थे, अहमदाबाद वगैरह नहीं पहुंच पाए थे वो। उसके बाद जो था, जयचंद ने अपने फैमिली में लड़ाई हुई, जो कन्नौज का राजा था पृथ्वीराज चौहान से, उसकी लड़की को उठा के भाग गया, 11 साल का लड़की को 58 साल का पृथ्वीराज चौहान, और उससे शादी कर ली। तो उसने, जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुला लिया अफगानिस्तान से। तो वो तो उसका गेस्ट हुआ ना, जिसको आप निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं, वो तो आपका गेस्ट हुआ, हमलावर तो नहीं हुआ। वो आया, वो भी वापस लौट गया। मैं अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ गया, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, जिसने कुतुब मीनार बनवाना चालू किया। फिर वहाँ से लगा के, कुतुबुद्दीन से लगा के, और ये जो था दिल्ली का सुल्तान, ये सब सुल्तान कहलाया, मोहम्मद गौरी से लगा के, ये किंग नहीं थे, बादशाह नहीं थे। तो इब्राहिम लोदी, तो 1450 के आसपास जो थे, पानीपत में लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी की फौजों में और बाबर की फौजों में। बाबर की फौजें जीत गई, इब्राहिम लोदी की हार गई। तो सुल्तानेट जो थी वो ख़त्म हो गई। उन्होंने अपने आप को, मुगलों ने बादशाह डिक्लेयर कर दिया। इस्लाम तो दोनों का मजहब था, ये लड़ाई इस्लाम के मुसलमानों के बीच में थी। तो इस तरह तकरीबन 450-500 साल बाबर के आने से पहले मुसलमानों का राज था। अब वो राज कहाँ से कहाँ तक था? वो राज था अफगानिस्तान से लगा के काबुल, कंधार से पेशावर और बंगाल तक था, आसाम में नहीं था। उसके बाद जब मुगल आ गए, मुसलमानों ने आपस में एक दूसरे लड़ाइयाँ की थी। तो उसमें बीच में जो था, कुछ जो सुल्तान गुजर के थे, सुल्तानेट के, तो उनका जो राज था वो राजस्थान तक लिमिटेड था, मध्य प्रदेश राज था, उससे आगे वो भी नहीं गए कभी। मगर जब मुगल आए तो अकबर के ज़माने में गुजरात तक पहुंच गया। मगर अकबर के ज़माने में भी गुजरात तक तो गया, मगर द्रविड़ लैंड जो कहलाती थी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये कभी भी मुगल ना तो सुल्तानों के कब्जे में रहे, ना ही मुगलों का शासन रहा इस पर, कभी नहीं रहा। आसाम पे भी नहीं रहा, ना सुल्तानों का कभी आसाम पे राज रहा, ना मुगलों का कभी आसाम पे राज रहा।
नेवर। तो अकबर के बाद जो था चलता रहा, कोई ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ। उसके बेटा जो था सलीम, या उसका पोता शाहजहां, जहांगीर, सलीम जहांगीर, उसका बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। औरंगजेब भी महाराष्ट्र में है, और ये हैदराबाद जो है तेलंगाना की आजकल कैपिटल सिटी है, उससे आगे नहीं बढ़ा। जहां से आप साउथ इंडिया की एंट्री जिसको मानते हैं, हैदराबाद, उससे आगे नहीं बढ़ा। तो ये आए और यहीं बसे, कोई वापस लौट के नहीं गया। उन्होंने यहीं रोटी बेटी के संबंध बनाए और यहीं के निवासी हो गए। उसके बाद जो था पे ये, क्योंकि जब ऑटोमन एम्पायर बन गई टर्की में, तो जो सिल्क रूट था, वो ट्रेड रूट जिसकी मैंने पहले वाले वीडियो में बात की है, वो बंद हो गया। नहीं तो जमीन के रास्ते जाते थे। और इंडिया की और चाइना की दोनों की जीडीपी का 23% होता एक्सपोर्ट होता था औरंगजेब के जमाने में, अंग्रेजों को आने से पहले। क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी जितना उसने प्रोडक्शन किया है और उसको कंज्यूम कर लीजिए, खा पी ले, उससे एक्सपेंड नहीं होती है, उससे प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है, खुशहाली नहीं आती है। जब हमारी प्रोडक्शन जो है, इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस हो जाएगी, तभी खुशहाली आएगी, तरक्की होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी। ये हम अब जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है, ताइवान, जापान, कोरिया, तो बाद में आके इंडोनेशिया, मलेशिया, सब एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। तो उनकी तरक्की हुई, माली हालत में सुधार हुआ, जो इंडिया से बहुत बैकवर्ड थे, उसमें सुधार हुआ। उसके बाद ये चाइनीज जो थी पहले आपस में लड़ते रहे, पहले जापानियों ने कब्जा किया था, उनसे लड़े, कोरिया से लड़े, फिर चांग काई शेक माओ तुझे तुम आपस में लड़े, सब डिस्ट्रक्शन ही होता है ना लड़ाई में। तो 49 में जब कम्युनिस्ट रूल हो गया चाइना में, तो पहले तो उनके सामने था गवर्नर्स का सिस्टम बनाना और कि कोई गवर्नेंस का सिस्टम नहीं था चाइना में। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी चाइना में, और 20 साल वो चांग काई शेक से, नेशनलिस्ट से, वही आपस में लड़ते रहे। 1920 से लगा के और 1949, 29 साल, 29 ईयर्स लड़ते रहे आपस में, बहुत मारा मारी हुई। खैर, ये तो होती है लड़ाई, एक दिन में चालू करना आसान काम, उसका एंड क्या हुआ, खत्म कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं होता। ये हमें इतिहास यही बताता है। तो अंग्रेज आए, अब अंग्रेजों को बहुत सी समस्याओं का सामना कर, जैसे उन्होंने पहले आई थी अपनी ट्रेड के लिए फैक्ट्री, एक वो ट्रेडिंग कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, वो पोर्ट सिटी भी था। मैं शिवाजी ने 2 दफ़े सूरत पे अटैक किया, हमला किया और लूट लिया सूरत को। तो अंग्रेजों ने अपनी जो फैक्ट्रियाँ थी और बिजनेस था, सूरत से को शिफ्ट कर दिया बम्बई। वो छोटे छोटे 7 आइलैंड होते थे, और आज बम्बई जो है वहाँ डेवलप हो गया बहुत, हिंदुस्तान का नंबर 1 फाइनेंशियल कैपेसिटी हो गया। दूसरा था उनका मद्रास, जो चेन्नई बोलते हैं, एक कलकत्ता। ये 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे साउथ में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपेंशन चालू हुआ वो साउथ से हुआ। पहले उन्होंने इधर मराठों को काबू किया बम्बई से, इधर तमिलनाडु में जो था ये कई लड़ाइयाँ हुई,
जो हैदर अली था और उसका बेटा टीपू सुल्तान, उनको हरा के यहाँ कर्नाटका तक पे कब्जा कर लिया, साउथ कर्नाटका पे। ऐसी कट्टियाँ होते थे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, उसके वारंगल के इलाके में, उनको भी ठिकाने लगाया, उस पर भी कब्जा किया। तो सबसे पहले तो जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ में किया। उसके बाद जो था प्लासी की लड़ाई हुई 1747 में। लॉर्ड क्लाइव, जिसको लॉर्ड का एक कर्नल होता था आर्मी का, छोटा सा अफसर, बटालियन कमांडर, तो वो तो जमीन के रूट से गया। एक दूसरा जो था नेवल ऑफिसर, वो समुद्र के रास्ते गया। और वहाँ प्लासी में लड़ाई हुई, नवाब साहब की फौज हार गई, तो बंगाल पे कब्जा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। जो जगत सेठ थे, अब लड़ाई में पैसा तो चाहिए ना, तो जगत सेठ जो बैंकर थे बंगाल, नवाब बंगाल के जमाने, उन्होंने क्लाइव को फाइनेंस किया था। एक जगत सेठ थे, एक नंद कुमार, उसके पुरखे थे, उन्होंने लॉर्ड क्लाइव को फाइनेंस किया था। हालांकि बाद में नंद कुमार को तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फांसी लगा दी थी, क्योंकि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को कंप्लेंट की थी कि ये वार्न हेस्टिंग्स ने रिश्वत दी है, मैंने इसको दी है। मुकदमा चला बाद में वार्न हेस्टिंग्स से, और उससे पहले नंद कुमार, राजा नंद कुमार को फांसी लगा दी कलकत्ते में। जो खजांची था मुर्शिदाबाद के नवाब का। उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई बिहार नॉर्थ में, वहाँ मुगलों की सेना हार गई ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से। तो बंगाल की दीवानी क्लाइव को सौंप दी मुगल बादशाह ने, शाह आलम थर्ड। दीवानी वाटी दीवानी यानी कि रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी, वो सौंप दी। वहाँ से आगे बढ़ते 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 प्लासी की लड़ाई के 3 साल बाद ही हुई थी बक्सर की लड़ाई। और आखिर में ये पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश अवध के नवाबों को जीतने के बाद पंजाब 1844 3 लड़ाई हुई सिखों से ईस्ट इंडिया कंपनी की, और तीसरी लड़ाई में जीत लिया पंजाब को भी। और डलहौजी का पीरियड था गवर्नर जनरल बंगाल के। तो पहले तो 3 ही गवर्नर की पोस्टें होती थी प्रेसिडेंसी टाउन में, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। तो उसको एक करके उसको भाई गवर्नर जनरल की पोस्ट बना दी गई। अब वो कलकत्ता में रहता था। फिर 1857 का गदर हो गया। मैं वो 1857 के गदर से बहुत पहले, और ये 1844 में पंजाब को कैप्चर करने से पहले और बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले तो बात है नेपाल। जनवरी 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजों का नेपाल से की फौजों से, गोरखा फौजों से 2 लड़ाइयाँ हुई, और उसमें हारने के बाद नेपाल के किंग ने, जो गढ़वाल का इलाका जिसको आज उत्तराखंड बोलते हैं, और जो लखनऊ, गोरखपुर और बहराइच 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, इसका नॉर्दर्न पार्ट जो नेपाल के बॉर्डर के साथ लगता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और उसके बाद, क्योंकि ये मुगल भी नहीं पहुंचे थे वहाँ, ना सुल्तानपुर में पहुंचे थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। और 1826 में 11 साल बाद जो अहोम किंगडम थी ना असम की, 600 साल थे, उसको जीता और असम को मिला लिया। अब इंडिया, मेकिंग ऑफ इंडिया
यहाँ आके कंप्लीट हो जाता है। इसमें रोल था सुल्तानेट, कुतुबुद्दीन से लगा के, और इब्राहिम लोदी। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका भी मेवाड़ वगैरह पे कब्जा हो गया था, राजस्थान पे पूरा था। राजस्थान तो और मध्य प्रदेश तो पूरा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में आ गया था इनके कब्जे में, सुल्तान हो गए। और उसको आगे बढ़ाया मुगलों ने। मगर साउथ इंडिया पे जो दिरवल लैंड है उस पर कभी किसी का कब्जा नहीं हुआ एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये है। अब आके बसते रहे आदमी, कोई लौट के गया नहीं यहाँ। हूण आए, उसके बाद कुषाण आए। कुषाण बुद्धिस्ट थे, उनका भी तक 150 साल और राज रहा। कुषाणों के बाद जो थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, सबसे पहले वहां से चलते हैं 2300 साल पहले। पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी होती थी, और जब बुढ़े हो गए तो वो जैन बन गए थे। और नॉर्थ कर्नाटका में उनकी बनी हुई है समाधि। बाहुबली बोलो, बाहुबली तो थे ही वो। जो अफगानिस्तान के कंधार से लगा के और बंगाल तक उनका राज था, असम में राज नहीं था। उनका बेटा जो था वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, मैं उसका बेटा अशोक, वो भी जैन मुनि बन गए थे। और अशोक तो बौद्ध बन गया था। उसने सारी दुनिया में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, अहिंसा, शांति। और जगह जगह पत्थरों पर उसने अपने मैसेज लिखवाए जो आज भी मिलते हैं। दिल्ली में भी 2 लिखे हुए हैं। एक तो मेरठ से लिया गया था, जहाँ जो है ये वैशाली ग्राउंड है, और दूसरा हिसार से लाए थे जो कि दिल्ली के अंदर फिरोजशाह कोटला में लगा हुआ है। और एक जो है ये हिंदू राव हॉस्पिटल के सामने लगा हुआ है, जो मेरठ से लाए थे। उसमें उस जमाने की, अशोक की जमाने की लिपि में एनग्रेव्ड है उसका मैसेज, अमन, शांति, सबकी खुशहाली। वक्त बदला। उसके जब गुप्त काल आया, 4th सेंचुरी के बाद, और तकरीबन ये 250-300 साल रहा, इसमें इकोनॉमिक हालत बहुत सुधरी, बड़ी तरक्की हुई। क्योंकि अमन शांति होगी। उससे पहले अशोक के, जब अमन शांति होती है तभी तरक्की होती है, तभी प्रॉस्पेरिटी आती है। कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक जो था वो बुद्धिस्ट बन गया था। कहते 1 लाख के आदमी में वो था। क्या कलिंग? उड़ीसा, नॉर्थ उड़ीसा। मगर जो एक्सपेंशन और ये पुराण जो लिखने का टाइम चालू हुआ है, ये गुप्त वंश का जो राज रहा है, अब वो मध्य प्रदेश तक पहुंच गया था, उससे आगे वो भी नहीं गया। तो ये तो है मेकिंग ऑफ इंडिया। यहाँ चाहे हूण आए, चाहे कुषाण आए, चाहे मुस्लिम्स आए, अंग्रेजों को छोड़ के बाकी सब यहीं बस गए, क्योंकि आब हवा बड़ी अच्छी है, उपजाऊ जमीन है, नहरें हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, जोहड़ हैं, गांव गांव में जोहड़ है। रेन वाटर को इकट्ठा कर, उसको कह सकता, आजकल तो उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसलिए यहाँ आप जिसको आदमी को अच्छा पेट भर मिलेगा, वो क्यों जाएगा वापस लौट के पत्थरों में अपना सिर फोड़ने। तो दिस इज मेकिंग ऑफ इंडिया। आज क्या हो रहा है? तो मैंने आपको सुल्तानपुर का जिक्र किया, जो एक्सपेंशन हुआ राजस्थान और मध्य प्रदेश तक हुआ, नॉर्दर्न पोर्शन इसका। साउथ में ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब किया। नेपाल नॉर्थ में फिर नेपाल ट्रीटी 1815 की, और इसमें 1826 की आसाम ट्रीटी। अहोम किंगडम थी 600 साल, जो कि चाइनीज थे। उनका डीएनए वो यूनान प्रोविंस चाइना है कि वहां से आए थे। यूनान भी क्यों ग्रीन है इलाका है, उसका एक्सपेंशन हुआ आसाम में। आसाम में ग्रीन है, आज भी सब जंगल है, पहाड़ है। तो वो सब चाइनीज है, उनका डीएनए चाइनीज है।
जो आसाम के आदमी है सब, उनकी जो फेशियल्स हैं, शक्ल थोड़ा तो चाइनीज है, और साउथ इंडियन या वेस्ट इंडियन से या सेंट्रल इंडियन से नहीं मिलती है, वो सब चाइनीज है। ये जो गढ़वाली है जो नेपाल से लिया, और जो ये हिमाचल का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, ये 1815 की ट्रीटी में, और जो इसका गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का, बहराइच डिस्ट्रिक्ट का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो हिमाचलियों की, उत्तराखंडियों की, ये सब नेपालियों से मिलती है। और जो सिक्किम है, इसको शामिल किया 1975 में इंडिया में। वहाँ के जो चोगियाल होते थे, किंग होते थे इंदिरा गांधी के ज़माने में, तो 80% जो पॉपुलेशन है, दार्जिलिंग जो था लीज पे दिया था चोगियाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्योंकि कलकत्ता में होती थी कैपिटल, वहाँ बहुत गर्मी हो जाती थी, तो अपनी फैमिली को दार्जिलिंग और ठंडे इलाके में रखने के लिए लीज पे दिया था। वो लीज जो है 1942 में ख़त्म हो गई। तो मुझे एक जो थे वहाँ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो थे सिक्किम में, जब मैं गया था 1917 में, तो उनसे मुलाकात हुई। वो लॉ सेक्रेटरी रिटायर हुए थे नेपाल की गवर्नमेंट से। वो उन्होंने बताया था कि ये तो 42 में ख़त्म हो गई थी। मैं कहा इसको वापस क्यों नहीं लिया चोगियाल ने? वो कहा इसलिए नहीं लिया वापस कि जो ये दार्जिलिंग का इलाका है, इसमें 80% जो है नेपाली हैं, और जो बाकी सिक्किम है उसमें 70% है। तो डेमोक्रेटिक जो बैलेंस था वो बिगड़ जाता है, इसलिए वापस मिल ली। तो वो तो तिब्बत से आए थे चोगियाल जो थे, जो आज कब्जे में है चीन के। तो आज भी गोरखालैंड, वेलकम टू गोरखालैंड बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, गोरखों का राज है। नॉर्थ बंगाल, वो भी अपनी आज़ादी की डिमांड करते रहे हैं। एक गोरख है। तो अब उसके ऊपर उस सर पे बैठा चाइना बड़ी आसानी से इसको, आसाम को, और जो सेवन सिस्टर्स कहलाते हैं, और जो दार्जिलिंग, सिक्किम और ये गढ़वाल, चाइना को हेल्प करके ये ले सकता है। तो कभी भारत के साथ नहीं हो रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले। ये दुनिया बदलती है, कभी स्टैटिक मेरी दुनिया एक जैसी नहीं रही। तो एक तो बात हुई नॉर्थ इंडिया की, अब साउथ इंडिया की। जो 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, आज जो कानून है, जो मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर है, उस ज़मीन को गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर सकती, एक्सेप्ट हाईवे बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, डिफेंस पर्पज के लिए, और डैम कैनाल बनाने के लिए। फिर बाकी नहीं ले सकते। और आज ज़मीन एक्वायर करना बहुत मुश्किल हो गया है। और क्योंकि नॉर्थ इंडिया का सारा इलाका बड़ा फर्टाइल है, मल्टी क्रॉप है, तो गंगा से कैनाल हैं, जमुना से कैनाल हैं, और दूसरे और से बिहार में जो आती है, नेपाल से, बहुत अच्छी खेती बाड़ी है, मल्टी क्रॉप है। अब साउथ में जो है सब ये विंध्याचल के, हम साउथ में आते हैं नर्मदा वैली के, ये सब रॉकी है, पठारी इलाका है, अच्छी खेती के नहीं है, नहरें नहीं है यहाँ। थोड़ी बहुत बनी तो है, जैसे राजस्थान कैनाल बनी है, रावी का पानी सतलुज में आया, सतलुज से जो है ये जैसलमेर तक पहुँचा दिया पानी। ऐसी ये नर्मदा सागर, नर्मदा रिवर पे डैम बनाया मध्य प्रदेश में, वो पानी गुजरात तक ले गए। वही टेम्परेरी है सब। नर्मदा वैली का बहुत बड़ा जियोग्राफिकल फीचर है। यो अर्थक्वेक के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो 1934 में अर्थक्वेक आया था नॉर्थ इंडिया में,
8 रिक्टर स्केल पे 8 मैग्नीट्यूड का था। इससे बड़ा अर्थक्वेक कभी आया नहीं इंडिया में। और उसमें मेरठ में सारे मकान टूट गए थे। जो कुछ मकानों को छोड़ के बाकी सब टूट डाले गए थे। हमारी फैमिली के भी कई मकान टूट गए थे, छतें टूट के नीचे गिर गई थी। तो वो कहते हैं 8 या इससे भी बड़ा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नर्मदा वैली में आ सकता है। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ये दोनों मिल जाएंगे और ये समुद्र जो है सी, ये नर्मदा वैली उससे पानी से भर जाएगी। क्योंकि दोनों साइड में जो ये पहाड़ियाँ हैं, ईस्टर्न कोस्ट की और वेस्टर्न कोस्ट की, इन पहाड़ियों ने समुद्र के पानी को रोका हुआ है। अगर जो नर्मदा वैली का लेवल नीचा है, कि जो वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट है, इसमें ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो ये पहाड़ियों से अगर जो ये ब्रिज हो गया तो ये पानी नर्मदा वैली में भर जाएगा। एक नई चीज होगी, साउथ नॉर्थ से अलग हो जाएगा। एक तो रीजन ये है। ये कब आएगा अर्थक्वेक? ओनली गॉड नोस। नेचर इज ग्रेट। 1915 का जो अर्थक्वेक आया था काठमांडू वैली में, उसमें वहां का जो जमीन का क्रस्ट है 1.5 फुट 2 फुट ऊंचा हो गया। तो जो नेपाल से नदियां निकलती हैं उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वाटर फ्लो हो गया, सॉइल इरोजन बढ़ गया। जो दोनों एम्बैंकमेंट बने हुए थे नदियों के किनारे बाढ़ से प्रोटेक्शन के लिए, वो टूट गए। नदियों ने कोर्स चेंज कर लिया, अपना रास्ता बदल दिया। ऐसी जो 1934 का अर्थक्वेक आया था, गंगा जो मेरठ से 18 मील पर बहती थी, वो टुवर्ड्स नॉर्थ चली गई, तब 8 मील आगे आज वहां बह रही है गंगा। तो ये तो कुदरत है, नेचुरल कम्युनिटी कहलाती हैं, कुदरत की माया है, इसमें इंसान का कोई लेना देना नहीं है। अब क्या हो रहा है कि नॉर्थ इंडिया में तो मुसलमान है, हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान, मंदिर मस्जिद, ये सब हो रहा है। अब डेवलपमेंट के लिए शांति चाहिए, पीस चाहिए। वहां जो जुलूस निकालते हैं हिंदू, अपने आप ही अपने देवताओं को पत्थर फेंक देते हैं और दंगा फसाद करा देते हैं, और सरकार उनके साथ होती है। एडमिशन के साथ होता है, पुलिस उनके साथ होती है कि मुसलमानों की बस्ती वहां कर लगा दो, लूट लो उनकी दुकानें। मस्जिद पे जाकर भगवा झंडा फहरा दो, उनका हरा झंडा हटा के, ये हो रहा है। साउथ में ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पीसफुल है। नतीजा सारी इंडस्ट्री वहां जाती है, कोई बिजनेसमैन है वहां पैसा इन्वेस्ट करेगा, शांति हो, पीसफुल हो। तो सब साउथ इंडिया में आ रही हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में भी थोड़ी बहुत जा रही है, ज़्यादा नहीं जा रही, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा इन्फ्लुएंस है। लेबर यूनियन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग हड़ताल करा देती हैं, तो कोई इंडस्ट्री वहाँ भी नहीं जाना चाहता जो हड़ताल वाली हो, पीसफुल नहीं हो। फिर दूसरी चीज़, इन स्टेट के सी रूट्स हैं एक्सपोर्ट के लिए, वो समुद्र के रास्ते करेंगे एक्सपोर्ट। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने लैंड बेस्ड कंटेनर डिपो बनाए जरूर है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है, तो इकोनॉमी अलाउ नहीं करती। तो साउथ इंडिया कब हो क्या हो कोई नहीं जानता, मगर इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटी साउथ इंडिया में हो रही है, जो द्रविड़ लैंड कहलाती है। नॉर्थ में नहीं हो रही है, जो रामकृष्ण की है, वहां तो दंगे फसाद हो रहे हैं। तो किसी को दंगे फसाद अच्छे नहीं लगते। तो खैर ये चल रहा है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो ये मैंने बड़ी हिस्ट्री बताई कि कोई भी चीज बिना किसी वजह के होती नहीं है। अब जो है, अब देखिए आप, 175 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था कारगिल में, पहाड़ियों पर।
अटल बिहारी वाजपेयी ये बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे, लड़ाई हो गई और खाली करा लिया उससे। आज नरेंद्र मोदी 4,500 किलोमीटर लद्दाख में और नॉर्थ ईस्ट में कब्जा कर लिया चीन ने। ये लड़ने को तैयार नहीं है। तो कहावत है ना, जो डर गया वो मर गया। ये डरता चीन से, इसकी हिम्मत नहीं है। वाजपेयी में हिम्मत थी। वो तो बेसिकली नॉर्थ ग्वालियर और लखनऊ में पढ़ा लिखा था, ये गुजराती है मोदी। तो कहा जो डर गया वो मर गया, तो ये तो मौत हो गई। मोदी डर गया चीन से। वो 175 स्क्वायर किलोमीटर के लिए लड़ाई हो गई और खाली करा लिया। मोदी 4,500 किलोमीटर पे कब्जा कर लिया। आर्मी के कमांडर्स कह रहे हैं, एमपी कह रहे हैं, बीजेपी के, कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि जब डर खौफ बैठ गया दिल में तो क्या करे। डर का तो कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है कि जिससे इंसान के दिल का डर का इलाज हो सके। डर का कोई इलाज नहीं है, वो मर जाता है, जीते जी मर जाता है। तो खैर, ये मैंने आपको मेकिंग और अनमेकिंग, अब अनमेकिंग कब चालू होगी। जैसे चेकोस्लोवाकिया, चेक जो रिपब्लिक है, उस इलाके में इंडस्ट्री थी, टैक्स पेयर वो थे। स्लोवाक जो था, खेती बाड़ी होती थी वहाँ। तो पैसा टैक्स पेयर ये टैक्स ये दे और किसानों को वोट उनके ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट वहाँ की उधर पैसा खर्च करती थी एग्रीकल्चर। तो डिवीज़न हो गया चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक अलग बन गया, स्लोवाक। तो स्लोवाका में भी 2 पोर्शन हुआ है। तो इंडिया में भी हो सकता है, फिजिबिलिटी है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अब लोग मैं ये बजट देख रहा था, एक तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का और 24-25 का बजट, एनुअल बजट सेंट्रल यूनियन ऑफ इंडिया का। तो जो टैक्स रेवेन्यू है साउथ इंडिया की, वो नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा है। और जो हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बैठता है, जो यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बीच में डिवोल्यूशन करता है फाइनेंसेस का कि किसको कितना मिलेगा, तो जो नॉर्थ इंडिया है उसको ज़्यादा जा रहा है। क्योंकि जो पैरामीटर्स है, उसकी आबादी, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो उनको ज़्यादा पैसा जा रहा है। तो कमाने वाले साउथ इंडियन स्टेट्स, खाने वाले नॉर्थ इंडियन स्टेट, फोकटिए। वही कब तक चलेगा? चेकोस्लोवाकिया में चला था ये, उसका नतीजा डिवीजन में हुआ। ये इंडिया में कब चलेगा मैं नहीं जानता, शायद कोई भी नहीं बता सकता। और चीन की जो नेवी है, वर्ल्ड की बिगेस्ट नेवी हो गई है। तो ये सोचे कि इंडियन नेवी जो है बम्बार्ड करके इन पर कब्जा कर लेगी, साउथ इंडियन स्टेट पे, इनको आज़ाद होने से रोक देगी, ऐसा नहीं है। तो चीन के पास दुधारी तलवार है। नॉर्थ से वो लैंड बॉर्डर से और साउथ में ये नेवी, इसको इंक्लोज कर लेगा, दम घोट देगा। अच्छा, एक हाथ उसका नेवी के नॉर्थ से, एक साउथ से, एक गला दबा रहे, कौन रोक लेगा उसको? माइट इज राइट। ये हमेशा से रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसको नहीं बदल, ये जो बेसिक फार्मूला है इसको नहीं बदल सकते आप। दूसरा जो डर गया वो मर गया, इसको भी नहीं बदल सकते। तो मेरा कहना है, देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है, मौज कीजिए आप। तो मैंने जो पहला कल का वीडियो डाला था उसमें बताया था ये इकोनॉमी के मामले में। आज मैं ज्योग्राफी के मामले में बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ इंडिया। जो आरएसएस जो है हिंदू मुसलमानों को दंगे करा रहा है 99 साल से पिछले, इसकी है एकदम मौत हो जानी। जब साउथ में एंटर नहीं कर सका अब तक, क्योंकि यहाँ इसलिए पीसफुल है साउथ, और जहाँ शांति होगी वहीं डेवलपमेंट होगा। वो हो रहा है।
तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, क्या चलता है। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।